हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 के लिए श्वसन चैप्टर से भारतीय वन बुक से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न जो है वह है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 को देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इस तरह के श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 को देखें, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो हमारे शरीर के सभी कोशिका अंग ग्लूकोज के विखंडन से बनने वाले एटीपी का उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। एटीपी भी वापस एडीपी और पी में टूटता है और इसी बॉन्ड के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका प्रयोग हमारे कोशिका अंग करते हैं और इस एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिका के लिए ईंधन कौन है। तो याद रखना है कि ईंधन जो है ग्लूकोज है, प्रोटीन भी है ना, और वसा और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी है। प्रश्न संख्या 5 को देखें, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम बताएं। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया में 2 प्रमुख चरण जो होता है, एक अवायवीय होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा वायवीय होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। प्रश्न संख्या 6 को देखें, श्वसन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। तो अगर श्वसन नहीं होगा जीवों में तो श्वसन जो है ऊर्जा के निर्माणकारी प्रक्रिया है। अगर श्वसन नहीं होगा तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण नहीं होगा और ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 को, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो श्वसन जब अंत होता है तो ऊर्जा के साथ साथ, ऊर्जा तो आवश्यक है एटीपी, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 8 को देखें, श्वसन के 2 चरण में किस आधार पर बांटा गया है श्वसन को। तो श्वसन को 2 चरण में इसलिए बांटा गया है, एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है अनिवार्य और दूसरे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो याद रखना है कि सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूट करके पाइरूवेट आयन का निर्माण करता है ना, और जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत जो है यह पाइरूवेट आयन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन में होता है। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तो पौधे में श्वसन के समय कोई भी विशेष अंग नहीं होने के वजह से पत्ती स्टोमाटा छिद्र रखती है जिसके द्वारा अंदर पहुंचता है हवा। तना में लेंटिसल पाया जाता है। जड़ों में मूल रोम होता है। प्रश्न संख्या 13 को देखें, पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो पौधे में गैसों का विनिमय जो होता है वह विसरण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। अब देखें अगले प्रश्न को। श्वसन का अगला प्रश्न है 14 नंबर, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और इसमें श्वसन के लिए कोशिका झिल्ली होती है और उसी के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन संपन्न होता है। मछली के श्वसन अंग का नाम बताएं। तो मछली में श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 16 को देखें, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताएं। तो स्थलीय कीट जो है श्वास नली या ट्रैकिया जिसे कहते हैं उसके द्वारा श्वसन करता है और मनुष्य जो है फेफड़े के द्वारा श्वसन को संपन्न करता है। प्रश्न संख्या 17 को देखें, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो स्थलीय कीटों में श्वसन जो होता है वह वायवीय होता है स्पाइरेकल के द्वारा, है ना।
अब देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 18 को देखें, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो जितने सारे वर्टिब्रेटा में मनुष्य, बंदर, गाय है ना, लेकिन दो वर्ग जो है वह है मैमेल, स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षियों में श्वसन जो होता है केवल फेफड़े से होता है। आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, स्तनधारी और पक्षी। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19 को देखें, मनुष्य में श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो मनुष्य के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त सभी श्वसन अंग जो है नासिका छिद्र है, स्वर यंत्र है, इसी को लैरिंग्स कहते हैं, श्वास नली है, ट्रैकिया है, फेफड़ा है, ये सारे अंग है। प्रश्न संख्या 20 को देखें, फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो फेफड़े से जो श्वसन होता है उसके लिए प्रश्वास और उच्छ्वास जरूरी है, सांस लेना और सांस छोड़ना। प्रश्न संख्या 21 को देखें, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जो भोजन हमारे अमाशय में छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है तो यह कोशिकाओं को भेज दिया जाता है और कोशिकाओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। तो यानी कि श्वसन के द्वारा हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न को देखें, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया के द्वारा बनता है। तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है, यह बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकता है, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। इसमें अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप यह इथेनॉल बनाता है। प्रश्न संख्या 23 को देखें, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है। तो हम जब ज्यादा चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी अवायवीय श्वसन संपन्न होने लगता है। जब अवायवीय श्वसन संपन्न होता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटते हैं और उनके टूटने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और वही मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। 25 नंबर प्रश्न संख्या, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहां खुलती है। तो ग्रसनी जो है कंठ द्वार के नीचे स्वर यंत्र या लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, वहीं खुलती है। और हम जानते हैं कि स्वर यंत्र से क्या होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। इसी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखें, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। हम जानते हैं कि ब्रोंकाई जो है वह आगे विभाजित होगी, तो विभाजित होने के बाद श्वसनिकाओं यानी कि ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, तो ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 27, मनुष्य में के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। तो हम जानते हैं फेफड़ा, हृदय, ये सभी जो होता है हमारी वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। और वक्ष गुहा का निर्माण किससे होता है, पसलियों से होता है। 12 जोड़ी पसलियां मिलकर के वक्ष गुहा का निर्माण करती है और हमारे सभी सॉफ्ट अंग जो होते हैं इसी जगह पर सुरक्षित होते हैं इस वक्ष गुहा को में। प्रश्न संख्या 28 को देखें, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहलाती है ना। तो इसके पश्च भाग में है ना, नीचे के हिस्से में एक गुंबद के आकार की रचना को डायफ्राम कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम का क्या कार्य है, तो यह श्वसन के समय काफी मदद करता है, सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। यह हमारे वक्ष गुहा के आयतन को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, फैलकर और सिकुड़कर। इस तरह से यह आयतन को व्यवस्थित करता है। प्रश्न संख्या 29 को देखें, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है। हीमोग्लोबिन एक रंजक है, यह हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर। रक्त से फेफड़े में आया CO2 का बची हवा के साथ बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रक्त के जो हमारा CO2 आता है ना, वो क्या होता है कि वह
वापस एल्वियोलाई में पहुंचता है ना। और एल्वियोलाई से वायु थैली जिसे कहते हैं, और वायु थैली से यह वापस वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। धन्यवाद।